चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। और लास्ट क्लास में अपने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 23 कर लिए थे। और आज हमें 24th, 25th, 26th करने हैं, फिर आगे के टॉपिक्स पढ़ाऊंगा मैं। 24th क्वेश्चन देखते हैं। द कंजप्शन फंक्शन फॉर एन इकोनॉमी इज C इज इक्वल टू 20 प्लस 0.8y। यहाँ पे ऑटोनोमस कंजप्शन कितना है बच्चों? यहाँ पे देख के बताओ कितना है? 20 है। ये तो C बार हो गया। और MPC की वैल्यू कितनी हो गई? 0.8। डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम व्हेन APC विल बी 1। जब APC क्या हो? 1 हो। तो आपको क्या निकालना है बच्चों? इनकम का लेवल निकालना है। मुझे बताओ APC जब 1 होती है, चलो ज्यादा नहीं बताता हूँ आपको, सीधा करके ही बताता हूँ। इधर कर देता हूँ बच्चों। APC 1 दिया हुआ है यहाँ पे आपको, और APC का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो ना। C अपॉन Y। APC की जगह क्या रख लू? 1 रख लू, इज इक्वल टू C अपॉन Y। क्या मैं ये बोल सकता हूँ C इज इक्वल टू Y? Y इधर आ जाएगा। अरे आना भाई। Y इधर आ जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना ही होगा? 1 मतलब Y हो जाएगा, और उधर इज इक्वल टू C। छोड़ो ना, जो मैं पहले बता रहा था अभी वो भी सुन लो, ठीक है? APC 1 कब होती है? ब्रेक इवन पॉइंट पे। अब ब्रेक इवन पॉइंट पे बच्चों क्या होता है? कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम होती है कि नहीं होती है? हाँ बोलो ना। अच्छा, चाहे तो मैं C की जगह Y लिखूं, चाहे तो Y की जगह, बात तो एक ही है, बिकॉज दोनों क्या है? इक्वल है, सेम है। अच्छा, अभी क्वेश्चन में देखो, मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों? बोलो ना, किसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को? इनकम निकालनी है, यानी कि Y की वैल्यू निकालनी है। तो अगर C की जगह मैं Y ही रख दूं, तो पूरी इक्वेशन में देखना अनडिटर्मिनेबल क्या है? अभी तक Y ही है, और वो हम निकाल सकते हैं। अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख दूं यहाँ पे, y इज इक्वल टू 20 प्लस 0.8y, तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना, बिकॉज मैंने C की जगह क्या रख दिया बच्चों? y रख दिया। बिकॉज जब APC 1 होती है तो उस केस में C इज इक्वल टू y होता है। अच्छा चलो, y और वो उधर है ना 0.8y, वो इधर आकर के क्या हो जाएगा? डिवाइड होएगा। प्लस 0.8y है, वो माइनस हो जाएगा। माइनस 0.8y इज इक्वल टू कितना? 20। 1y में से 0.8y जा करके कितना बनेगा? 0.2y इज इक्वल टू 20, और y इज इक्वल टू 20 अपॉन 0.2। हाँ बोलो, y इज इक्वल टू 100। करोड़ में होगा आई थिंक आंसर। चलो जो भी बताया नहीं उसने, बस ऐसे छोड़ देंगे इसको। y इज इक्वल टू 100 आंसर, ठीक है? आगे चल सकते हैं। 25th, the break even level of income for an economy is given to be rupees 10,000 crores। ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम कितनी है? पढ़ो ना, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम कितनी है बच्चों? तो कंजप्शन भी कितना होगा? क्योंकि ब्रेक इवन पे क्या होता है? C इज इक्वल टू Y होता है। चलो आगे देखते क्या पूछ रहे हो। इफ द इकोनॉमी सेव्स 20% ऑफ एडिशनल इनकम, ये किसकी वैल्यू दी है? MPS की वैल्यू दी है। MPS की वैल्यू कितना? 0.2। कह रहे कि अगर हमारी इनकम का, बड़ी हुई इनकम का 20% हम क्या कर लेते हैं? सेव कर लेते हैं। देन कैलकुलेट द लेवल ऑफ ऑटोनोमस कंजप्शन। तो आपको क्या निकालना है? बहुत सिंपल है यार। देखो MPS की वैल्यू आपके पास है, उससे MPC की वैल्यू निकाल सकते हैं आप 0.8। हाँ बोलो ना। कंजप्शन की वैल्यू आ गई मेरे पास 10,000, बिकॉज ब्रेक इवन पे y इज इक्वल टू क्या होता है? C होता है। तो अभी फंक्शन देखो, फंक्शन क्या है अपना? कंजप्शन का फंक्शन क्या होता है? C इज इक्वल टू C बार प्लस BY। C की वैल्यू आपके पास है, हाँ बोलो, बोलो ना। C बार आपको निकालना है, B की वैल्यू अभी निकाली हमने 0.8, Y की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 10,000, मतलब Y और C की वैल्यू सेम ही है 10,000 10,000। yes or no? कर सकते हैं हम कैलकुलेट। C बार ही तो यहाँ पे मिसिंग है, वही निकाल सकते हैं। निकाल के बताओ। 2,000 करोड़। अनंत की कॉपी में से देखा कि अपने आप ही करा? अपने आप करा, वेरी गुड।
2000 करोड़। आंसर देखते हैं, यही आता है। अरे तुम्हें समझा मैंने क्या क्या बोला? नहीं समझा? पारस, नहीं समझा ना? आयुष कुमार, बेटा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है, पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, और जो तुम लिखोगे कि जो उसने दिया है, जो तुम लिखोगे कि भाई हाँ इसने ये दिया है, हमने ये लिख लिया इसमें, उसी में से ही आपको आगे का रास्ता मिलेगा। मैं करके बताता हूँ आपको, देखो ये तो सब हटा दूं ना यहाँ पे, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। देखो भाई बच्चों, 25th, द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, आराम से पढ़ो, द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम फॉर एन इकोनॉमी इज गिवन टू बी ₹10,000 करोड़। कह रहे कि ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, यानी कि ब्रेक इवन पर इनकम कितनी है, इतनी बात में तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? लिख लूं क्या यहाँ पे? हमने करना है सॉल्यूशन कौन सा, 25th, गिवन लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है उसने हमें? एट ब्रेक इवन पॉइंट y इज इक्वल टू कितना है, 10,000 करोड़। इससे जनरलाइजेशन निकालो, इससे हम और क्या मतलब अपना कंक्लूजन क्या ड्रॉ करेंगे? लिख लो चलो यहीं पे, वी नो दैट एट बीईपी y इज इक्वल टू c, सो कंजप्शन इज इक्वल टू 10,000 करोड़। उसने मेरे को एक वैल्यू दी है, मैंने उसी से एक और निकाल ली, लिखते जाओ आपको रास्ता मिलता जाएगा। बस आपको ये देखना कि इससे होता क्या है, इससे क्या होता है, सारी चीजें सिंपल हो जाएगी। आगे पढ़ते हैं। आगे बोल रहा है इफ द इकोनॉमी सेव्स 20% ऑफ एडिशनल इनकम, अगर इकोनॉमी क्या करे, अपनी बढ़ी हुई इनकम का 20% क्या करे, सेव करे। इसका मतलब क्या है, आगे बात में पढ़ेंगे। हाँ, एक तो इसने ये चीज दिया था, और एक उसने दिया है आपको दूसरी चीज क्या दी है, MPS इज इक्वल टू 0.2। ऐसे लिख भी देंगे, सिंस इकोनॉमी सेव्स 20% ऑफ एडिशनल इनकम, एडिशनल इनकम। ठीक है, चलो एक मेरे पास ये वाला डेटा है, एक मेरे पास ये है, और एक मेरे पास ये है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। देन कैलकुलेट द लेवल ऑफ ऑटोनोमस कंजप्शन। आपको उसने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करा रहा है आपसे, वो C बार इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना बच्चों, कंजप्शन फंक्शन क्या होता है बताना? C इज इक्वल टू C बार प्लस BY। मुझे बताओ इसमें से किस किस की वैल्यू है हमारे पास? वी हैव C इज इक्वल टू C बार प्लस BY। C की वैल्यू मेरे पास है, ये मेरे को निकालना ही है। B की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, MPS मेरे पास है। Y की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है ना, मैं सीधा वैल्यू रख रहा हूं, बाद में वर्किंग नोट बना के दिखा रहा हूं आपको, किसका, MPC का। चलो C की वैल्यू कितना बच्चों, 10,000 मैंने निकाल ली थी। C बार अपने को निकालना ही है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.8, और इंटू इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10,000 क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है ना, 10,000 इज इक्वल टू C बार प्लस 8,000, और C बार की वैल्यू कितनी, 10,000 minus 8,000, that is C bar is equal to 2,000 crores। दिस इज द फाइनल आंसर। एक वर्किंग नोट और बना के दिखा देता हूं आपको। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ, वेरी गुड बोलो, MPC। वी नो दैट
क्या भैया, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। एमपीसी अपने को निकालनी है, प्लस इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, यूजन साहब, इज इक्वल टू 1। एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2 और एमपीसी इज इक्वल टू 0.8, है ना। इस एमपीसी को हम बी भी बोलते हैं। और ये वैल्यू मैंने बच्चों ऊपर यूज की है, कहाँ पे, यहाँ पे। यहाँ पे लिख दूं अगर मैं वर्किंग नोट 1, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसी को कोई शक है क्या इस क्वेश्चन में? सिद्धि से क्वेश्चन था। अच्छा ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से। जब भी मैंने एक बार बताया था, जैसे पारस ने बोला कि भैया मेरे को समझ में नहीं आया, ऐसे ईमानदारी से बताना किस किस को समझ में नहीं आया था, रेज योर हैंड। मेरे को आपके चेहरे से पता है कि किस किस को समझ में नहीं आया था, आप बता दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वेरी गुड। 1 2 3 4 5, अभी समझ में आया? पक्की बात? देख लो, फिर देख लो वापस से। उसने सबसे पहले क्या बोला, ब्रेक इवन लेवल पे इनकम कितनी है, तो वो ब्रेक इवन पे है ना। तो y एट ब्रेक इवन पॉइंट 10,000, और हमें पता है ब्रेक इवन पे कंजप्शन किसके इक्वल होता है, तो कंजप्शन भी कितना बच्चों, 10,000, वो हमने लिख लिया। फिर अगली लाइन में उसने बोला कि इकोनॉमी अपनी इंक्रीज इनकम का 20% क्या कर लेती है, यानी कि एमपीएस कितना है, 0.2, ठीक है ना। और फिर पूछा इसने सी बार की वैल्यू बता दो ऑटोनोमस कंजप्शन की, ठीक है। हम कौन सा फंक्शन लेके चले बच्चों, भाई तुम खुद ही सोचो ना, अपने अपने को सी बार निकालना है, और सी बार की वैल्यू कैसे ही आएगी, कंजप्शन फंक्शन को यूज करके आएगी। तो सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सी की वैल्यू मैंने रख दी 10,000, सी बार अपने को निकालना है, बी की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ बिकॉज मेरे पास किसकी वैल्यू है, एमपी एस की वैल्यू है 0.2, तो 0.8 आ जाएगी, और मैंने नीचे वर्किंग नोट में दिखाई है। और वाई की वैल्यू कितना, 10,000, और बस इसे सॉल्व कर लिया। वो 8,000 हो गया, ये 10,000 है, और वो जब हम इसे इधर उधर लेके जाएंगे तो 10,000 में से 8,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फाइनली सी बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12,000। वर्किंग नोट ये रहा। बताओ किसी को कोई शक नहीं, आगे चल सकते हैं। दो पार्ट में ले लो इसे। चलो नेक्स्ट है, और लास्ट क्वेश्चन है फिलहाल के लिए, 26। पढ़ोगे क्या आप? ये एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों। 3 साल पहले, 4 साल पहले, इनफैक्ट 4 साल पहले सीबीएसई इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है मेन एग्जाम में, 4 नंबर के लिए। देखो क्या है, द कंजप्शन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज सी इज इक्वल टू 100 प्लस 0.55। फ्री के नंबर देके जाएगा ये। कह रहे कि कंजप्शन फंक्शन किसी इकोनॉमी का ये है 100 प्लस 0.5। इसका मतलब क्या है, आगे बढ़ने से पहले बस मेरे को ये बताओ, सी बार की वैल्यू कितनी, 100 है, और एमपीसी की वैल्यू कितनी, चलो आगे देखते हैं। एमपीएस की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा, जैसे ही मन में क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो मन में ही चलना चाहिए आपको, ये दिया, ये इसकी वैल्यू, इससे मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। जब आपके पास 3 4 चीजें आ जाएगी ना कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, खुद ही पता पड़ जाएगा कि क्वेश्चन ने क्या पूछा, वो तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ अपने मन में, ठीक है। बस जस्ट उसे अब क्या करना है, प्रेजेंट करना है कॉपी के ऊपर। कह रहे विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल एग्जांपल, कह रहे हैं कि अपने मन से कोई एक क्या लो आप, न्यूमेरिकल एग्जांपल लो, शो दैट, और आपको ये शो करके दिखाना है, इन दिस इकोनॉमी की, इस इकोनॉमी में, किस इकोनॉमी में, जिसका फंक्शन ये दिया हुआ है, ठीक है ना। एज इनकम इंक्रीजेस, जैसे जैसे क्या बढ़ती है, एपीसी विल डिक्रीज, तो एपीसी क्या होएगी, डिक्रीज होएगी, ये आपको बताना है। अपने मन से किसको मानो, यहाँ पे इनकम को मानो, किसको मानो, वो बोला है एज इनकम इंक्रीजेस, तो इनकम को बढ़ा के दिखाओ। इनकम को एक बार तो 0 ले लो, एक बारी 100 ले लो, एक बारी 200, एक बारी 300, 400, 500, बस इतना बहुत है। मर्जी आपकी, आप अपर लेवल पे कितना भी दिखाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई 400 तक भी दिखाएगा तो भी बनेगा, जस्ट ट्रेंड आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे अपन लोग एक टेबल बनाएंगे। कहाँ पे बनाओ यार, सब तो भर दिया। इधर देखो, यहाँ पे एक कॉलम लेंगे आप इनकम का, ठीक है ना। और कंजप्शन फंक्शन दिया है आपको,
जब आप अपने मन से किसकी वैल्यू मानोगे, y की वैल्यू मानोगे, और कंजप्शन फंक्शन उसने आपको दे रखा है, उसमें जो भी वैल्यू मानोगे आप उसमें पुट करते जाओगे कंजप्शन फंक्शन में वैल्यू, तो किसकी वैल्यू मिलती जाएगी आपको, c की वैल्यू। y आपके पास है, c आपके पास है, और आप एपीसी ना निकाल पाओगे, एपीसी ना निकाल पाओगे आप, निकाल पाएंगे हम कैसे, एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन, और तुम देखना जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एपीसी है वो कम होते जाएगी, वही करके दिखाना है। चलो लेते हैं 0, 100, 200, बताओ कहां तक लूं, चलो 400 तक ले लेते हैं, मर्जी आपकी, जरूरी नहीं है 400 तक ही लेना है, आप 600 700 कितना भी लो, मर्जी है। सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये तो हमने मानी अपने मन से, ठीक है ना, और अपने मन से भी सारे बच्चों को पता कांस्टेंट रेट से हम असम्पशन लेते हैं कि कांस्टेंट रेट से बढ़ा के चल रहे हैं हम उसे, और क्वेश्चन ने बोला कि ये बताओ कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, कोई बच्चा मेरे को ये सवाल पूछ सकता है तुमने घटाई क्यों नहीं इनकम को, अरे क्वेश्चन ने बोला ना भाई, क्वेश्चन भगवान है, वो बोलेगा उल्टा लटक जाओ तो उल्टा लटक जाएंगे हम, ठीक है ना, उसने बोला इनकम को बशर्ते क्वेश्चन सही हो, ऐसा नहीं क्वेश्चन में कुछ भी तुमने उल्टा पुल्टा कुछ भी दिया हो, इंग्लिश की ऐसी तैसी की हो, ठीक है, वैसा नहीं है। तो इनकम 0, 100, 200, 300, 400 बढ़ते जा रही है, वो कह रहा है ये प्रूव करके दिखाओ या शो करके दिखाओ कि जैसे जैसे इनकम बढ़ते जा रही है एपीसी कम होएगी, तो एपीसी को निकालने के लिए अपने को सी चाहिए, सी के लिए उसने कंजप्शन फंक्शन दे रखा है, चलो पुट करते बच्चों वैल्यू, पहले फंक्शन देख लेते, सी इज इक्वल टू 20, कहां पे है, सी इज इक्वल टू 100 प्लस 0.5y, सी इज इक्वल टू 100 प्लस 0.5y, ठीक है ना, चलो कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू ऑफ सी व्हेन y इज इक्वल टू 0, करेंगे पुट, जैन साहब कराना, एक बार पुट कराना इसमें फंक्शन में वैल्यू, शाबाश, बोलो हिम्मत जुटा करके, अरे सामने लिखा हुआ है सब कुछ, कुछ नहीं करना है, वहां से देख के बोलना है बस, ये फंक्शन है बेटा, और c की वैल्यू निकालनी है अपने को, जब y की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो मेरे को वैल्यू रखवा दो ना यहाँ पे, बोलो ना, अच्छे से बोलो, मैं क्या लिखूं अभी यहाँ पे, वेरी गुड, c इज इक्वल टू 100 प्लस वेरी गुड 0.5 वेरी गुड इनटू इन मल्टीप्लाई बाय, बेटा अपने को कहां से स्टार्ट करना है, 0 से, वेरी गुड 0, ठीक है ना, चलो c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, c इज इक्वल टू 100 प्लस 0.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो कितना आएगा, 0 या 0.5, देख लो, सोच लो, पक्का है ना, चलो तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 100, आ जाओ टेबल में, कितना रख दिया, 100, अभी इसी फंक्शन में आप एक बारी क्या कितना रखेंगे, फिर एक बारी कितना रखेंगे, फिर एक बारी कितना, फिर एक बारी कितना, करके दिखाओ ये काम मेरे को भी जल्दी से, सी की वैल्यू निकालो, कितना है, 150, 200, 250, और कितना, हो तो जाएगा, मुझे पास नहीं है, जैसे आपने कर भी दिया, लेकिन हमें तो प्रेजेंटेशन देके दिखानी है, वो नीचे सॉल्व करके दिखाएंगे वर्किंग नोट्स में, ठीक है, चलो अभी नीचे लिखेंगे आप कि वी नो दैट एपीसी इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, हाँ यहीं पे लिख लो, एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, चलो करते हैं बच्चों, सी अपॉन वाई करेंगे तो पहले लेवल पे कितना आएगा, इनफाइनाइट, कितना आएगा, फिर कितना आएगा, वेरी गुड 1.5, फिर कितना आएगा, फिर कितना आएगा 0.83, अच्छा आगे भी इतना ही आएगा, और फिर ये 300/400 करेंगे तो कितना आएगा, ये तीसरा हिस्सा ना 0.75 आ जाएगा, हाँ बोलो ना, अरे ऐसे करेंगे ना लाइक, तो 0.75, मेरा तो काम हो गया, तुम बताओ कैसे, अब फाइनल कंक्लूजन देना है हमें, इतना छोड़ दोगे ना, एक नंबर देगा नहीं वो बाद में, ठीक है ना, अगर 4 नंबर का तो 3 ही नंबर देगा इतना काम करने पे, एक कंक्लूजन वाली लाइन लिखनी है हमें, अभी बताओ क्या लिखे हो, कुछ नहीं है, क्वेश्चन में बोला था वही लिखनी है, फ्रॉम द अबव टेबल, from the above table, we can conclude that as income increases, APC decreases. हो गया काम, मुझे बताओ इसमें कुछ लोड था कुछ, यार ऐसे
ऐसे ऐसे सवाल पूछे तो मजा ही आ जाए। हाँ। क्वेश्चन नंबर 26 है ये। आगे चल सकते हैं क्या? हाँ बोलो। त्यागी जी, चले आगे। पारस, इधर भाई आगे कन्याएं बताए, चले आगे। किसी को कोई शक तो नहीं है? वैभव, कुछ पूछना हो, कुछ कहना सुनना? नहीं आ रहे समझ में? अच्छा ईमानदारी से बताओ, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे नहीं मानोगे? मानोगे तो बोलो वरना बोलो। एक बात बताओ ईमानदारी से, ईमानदारी से बताना, किसको समझ में नहीं आ रहे? रेज योर हैंड। ये न्यूमेरिकल चल क्या रहे हैं, किसको समझ में नहीं आ रहे? ईमानदारी से बताओ। ठीक। चलो एक बच्चा और, मतलब पढ़ने के बाद पता नहीं पड़ रहा कि ये हो क्या रहा है। नहीं ना? कुछ कुछ और, ईमानदारी से। वेरी गुड, दो। वेरी गुड, हाथ उठाओ। एक सैंपल आज गायब है। खैर वो तो छोड़ दो, वो तो अलग ही है। तुम बताओ यहाँ पे, दो बच्चों को आ रहे ना नहीं आ रहे समझ में? अच्छा, अगर हम रीजन फाइंड आउट करें कि क्यों समझ में नहीं आ रहे तो आप बता पाएंगे? बीच की कोई क्लास छूटी है? हाँ। हाँ जी, कोई क्लास नहीं छूटी है। छूट रही है, समझ में आ रहे हैं? इससे पहले वाले नहीं आए, ये तो आ रहे हैं। अच्छा, तुम्हें भी? उससे पहले वाले नहीं समझ में आ रहे हैं? अच्छा, एक काम करें, इस चैप्टर में आज आपको एप्लीकेशन का अपडेट अवेलेबल करा दूंगा, और एक टाइम सेट कर लो, है ना? एक टाइम सेट करके बता दो डेली, ये चैप्टर की जो क्लासेस है ना, वो वापस से जहां से आप चाहोगे वहां से स्टार्ट हो जाएगी, एप्लीकेशन में ही शुरू से इस चैप्टर को स्टार्ट कर दे। एक टाइम आपको सेट कर लो, सारे बच्चे बता देना मेरे को आज, और उस टाइम पे क्लास ऑटोमेटिक आपकी स्टार्ट हो जाएगी कल से। ठीक है ना? यहाँ पे नहीं, जब भी हाँ 9 बजे बोलो, आप 10 बजे बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा सिस्टम डेवलप कर चुका हूँ, मेरी जरूरत नहीं है उस केस में। मेरी जरूरत सुबह में है बस यहाँ पे। अभी आप रात में देखो, शाम में देखो, दोपहर में देखो। ठीक है ना? तो जिन बच्चों के जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए शर्त ही रहेगी, आपको ईमानदारी से क्लास देखनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है, अगर तुमने इसे टाइम से कंप्लीट नहीं किया ना तो अगले वाले चैप्टर में बहुत दर्द डिस्को देगा आपको। ठीक है ना? बिकॉज वो वाला चैप्टर पूरा इसके ऊपर बेस्ड है, उसके न्यूमेरिकल उसके कम, इसके ज्यादा है। हाँ, समझ में आ रही है बात? तो जिसके भी थोड़े भी कॉन्सेप्ट लूज है, वो क्लासेस अपनी जो बीच की छुट्टी हुई है वो देख लो, आपको समझ में आना चालू होगा। एक बार ये समझे ना, ऐसे होते हैं यार ये। वो तो थोड़ा रिकॉर्डिंग चल रही है, इसलिए मैं भी बहुत रुक रुक के करा रहा हूँ, वरना बच्चे क्लास में हवा बना देते हैं न्यूमेरिकल की। 2 क्लास से ज्यादा लोड नहीं करी कभी मैंने न्यूमेरिकल में, इतने सारे न्यूमेरिकल थे। तुम देखो, क्योंकि वहां पे क्या होता है, जब रिकॉर्डिंग नहीं चलती तो बच्चे बैठ के आराम से करते हैं, करते रहते हैं, जो उन्हें डाउट आता है पूछते रहते हैं, वो कॉन्सेप्ट समझा चुका चुका होता हूँ मैं। ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मेरे को सारी चीजें कवर करनी है, तो दैट्स वाई इतना टाइम मैंने अलॉट भी किया एक एक क्वेश्चन। बोलो, ठीक है ना? चलो फिलहाल नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आज सारे बच्चों को शायद मेल आ जाएगी। ठीक है? चलो, इन्वेस्टमेंट किसके बारे में पढ़ते हो बच्चों? इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं। आई थिंक इस चैप्टर में और न्यूमेरिकल नहीं है, बस पिद्दी पिद्दी से न्यूमेरिकल है इसी टॉपिक के रिगार्डिंग, वो मैं ही कराऊंगा। ठीक है? मतलब अभी तक भी मैंने ही कराया है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। हाँ तुमने भी करे, मतलब सबने मिलके करे हैं साथ में। ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा या केवल मैं ही कराऊंगा, क्योंकि मैंने पढ़ाना है, आपको पढ़ना है। तो देखो इन्वेस्टमेंट बच्चों, बहुत सिंपल है यार इन्वेस्टमेंट। जब हम बच्चों क्या करते हैं, कैपिटल गुड्स पे खर्चा करते हैं, किस पे खर्चा करते हैं? जो फ्यूचर में आपको रिटर्न जनरेट करके देगी। क्या जनरेट करके देगी? रिटर्न जनरेट करके देगी, उसे क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। आपने आपके दोस्त को बर्गर खिलाया, तो बताओ ये कौन सी इन्वेस्टमेंट की आपने? इन्वेस्टमेंट है ये। चार गाली तो उसके बाद, खाने के बाद भी चार गाली तो दे सकता है। यही खिलाया बस, फ्रेंच फ्राइज बोला था वे तो नहीं खिलाए।
ठीक है, ये बच्चों को इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिकॉज इससे फ्यूचर में कोई रिटर्न आने वाली, वो तो हाथ पूछ के चल देगा अपने। वो बच्चे बोल रहे हैं कि भैया तुमने जो स्टेटमेंट होता वो नहीं बोला सही, ठीक है। बच्चों मेरी भी कुछ मर्यादाएं है, मैंने क्रॉस नहीं कर सकता, आप समझे तो बस ठीक है। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट वो एक्सपेंडिचर होता है इनकर्ड ऑन द क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल असेट्स, जो आपने खर्चा किया होता है किसको क्रिएट करने में, न्यू कैपिटल असेट को क्रिएट करने में, ठीक है ना। अब यहाँ पे बच्चों कहने के लिए एक लाइन है और आपने हाँ भी भर ली, चाहता हूं तो मैं आगे भी बढ़ सकता हूं, लेकिन मैं अपने काम से बेईमानी नहीं करूंगा, है ना। मैं आपसे कुछ सवाल यहाँ पे लाजमी बनते हैं, मैं वो आपसे पूछूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर, रेज योर हैंड। हालांकि मेरा सवाल नहीं है ये अकाउंटिंग का सवाल है, ठीक है ना। और सारे यहाँ पे अकाउंट्स के ज्ञान के देवी और देवता बैठे हैं, तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि आप जवाब देंगे ही देंगे। हाँ जी बेटा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप अकाउंटिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर। ए मोबाइल साइड में रखो, पहले दिमाग लगाओ, उधर नहीं देखने का। दोनों खर्चे होते हैं, बहुत अच्छी बात बोली आपने। दोनों खर्चे होते हैं, नहीं ऑब्जर्वेशन है, सिमिलैरिटी है, लेकिन मैंने सवाल ये है, मैंने डिफरेंस पूछा, मैंने सिमिलैरिटी नहीं पूछी। जो रिटर्न जनरेट करके दे, चलो ठीक है, एक पॉइंट मान लेता हूं मैं। वो कह रहा है कि मतलब बहुत अच्छे से नहीं बोला, लेकिन वो बोल रहा है एक ही चीज को एक्सप्लेन कर पा रहा है। वो कह रहा है कि एक्सपेंडिचर वो होता है जो रिटर्न जनरेट करके दे। चलो बच्चे गूगल पापा की मदद ले रहे हैं। एक्सपेंसिव वो है जो एक कंपनी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए करती है, और एक्सपेंडिचर हाँ, जो असेट्स को क्रिएट करने के लिए की जाती है। चलो कुछ कुछ पॉइंट आ रहे हैं, सुनो बच्चों, ए बच्चों सुनो। जो एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा आपको बेनिफिट दे वो एक्सपेंडिचर है, और जो एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर ही क्या दे बस आपको बेनिफिट देगा एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, वो है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस नॉमिनल नेचर के होते हैं, अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोल रहा हूं, दैट्स व्हाई बच्चों वो P&L अकाउंट में आते हैं, किस में आते हैं। लेकिन जो एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर बिकॉज वो लॉन्ग टर्म में आपको एक साल के बाहर जाकर के भी आपको फायदा देगा, तो बच्चों वो बैलेंस शीट में आते हैं, किस में आते हैं, बैलेंस शीट में आते हैं। वो रियल नेचर के होते हैं, कैसे नेचर के होते हैं, एक्सपेंडिचर। जैसे आपने फर्नीचर परचेज करा, तो फर्नीचर पे आपने एक्सपेंस किया या एक्सपेंडिचर किया, बोलो ना। फर्नीचर के ऊपर आपने एक्सपेंसेस किए क्या एक्सपेंडिचर किया, एक्सपेंडिचर, बिकॉज फर्नीचर एक साल तो चलेगा नहीं, एक साल से ज्यादा चलेगा। लेकिन आपने एडवर्टीजमेंट कराया, वो पूरे बुढ़ाना में पोस्टर्स वगैरह लगाए, या कोई तो वो साउंड बॉक्स सिस्टम लगा करके कुछ तो आपने 10-15 दिन अपना वो एडवर्टीजमेंट वगैरह कराया, या होर्डिंग्स वगैरह लगवाए, तो ये एक्सपेंडिचर है कि एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस है। समझ में आ रही है बच्चों। अच्छा मुझे बताओ, इन्वेस्टमेंट के लिए वर्ड मेरे को एक्सपेंसेस यूज करना चाहिए कि एक्सपेंडिचर। ये देख लो, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट वो खर्चा होता है ना। खर्चा तो एक्सपेंसिव भी होता है, लेकिन अंदर का डिफरेंस तुम्हें समझ में आ रहा है अभी, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर, ये वो खर्च होता है इनकर्ड ऑन द, जो आपने खर्च किया है किसके ऊपर, क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स। बच्चों कैपिटल असेट्स पे जो आपने खर्चा किया है उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, बिकॉज कैपिटल असेट आपको फ्यूचर में क्या जनरेट करके देगी, रिटर्न जनरेट करके देगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे सुनो, आगे क्या बोल रहा है, इट इंक्लूड्स द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन असेट्स लाइक लैंड एंड बिल्डिंग। जैसे आपने खर्चा किसके ऊपर किया है, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर किया है, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर किया है, इक्विपमेंट्स वगैरह के ऊपर किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, which lead to an increase in the production capacity of an economy, जिससे हमारे इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी।
जैसे आपने कोई फैक्ट्री इंस्टॉल कराई, ठीक है ना, आपने कोई मशीनरी इंस्टॉल कराई, मशीनरी इरेक्ट कराई, इरेक्शन समझते हो आप, इरेक्शन, ERECTION, इरेक्शन का मतलब होता है, मतलब वो मशीनरी बेसिकली आपने फिक्स कराई, मशीनरी जो होती है ना लैंड पे क्या कराई आपने, फिक्स कराई। अरे मैं बताता हूँ, आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि बेसिकली क्या होता है बच्चों, आपने वो देखिए आटा चक्की देखी है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसके जो नट बोल्ट होते हैं वो हम कहाँ पे लगाते हैं, क्यों करते हैं ऐसा वरना वो तो हिल हिल के तुम्हारे घर में आ जाएगी। हाँ बोलो ना, गए तो तुम चक्की वाले के यहाँ पे और तुम्हारे घर में हिल हिल के आ जाएगी, ताकि वो हिले ना, ठीक है ना, तो उसे इरेक्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इरेक्शन बोलते हैं उसको। हाँ, जो भी मतलब हैवी हैवी मशीनरी होती है वो इरेक्शन ही होती है, उनका मतलब क्या होता है, इरेक्शन। तो बच्चों इससे ना जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इससे ना क्या होती है, हमारी जो इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, ध्यान से सुनना मैं क्या पूछ रहा हूँ, गवर्नमेंट ने फ्री में मेडिसिन बांटी, तो क्या ये इन्वेस्टमेंट है, इससे कैसे इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने मेडिसिन बनाने की एक फैक्ट्री लगाई, बिकॉज इससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, आई होप आपको समझा होगा। आगे, द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड अंडर टू हेड्स, इन्वेस्टमेंट को हम दो पार्ट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पहला ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और दूसरा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। मजे की बात यह है कि हम इस चैप्टर में बस केवल इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बारे में बताया तो है लेकिन वो कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल में कहीं पे भी यूज, बताना क्यों नहीं यूज हो रहा, बिकॉज हमारी अजम्पशन ये है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो हर एक लेवल पे क्या रहेगी, है ना। और ये जो ऐसे जिद्दी इन्वेस्टमेंट होती है कौन सी होती है, ऑटोनोमस की इंड्यूस, ऑटोनोमस होती है, कौन सी होती है, चाहे इनकम का लेवल कुछ भी हो, चाहे कमाए भी ना, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो करेंगे ही, है ना। हालांकि मैंने इसमें कुछ क्या भी है, इस कॉन्सेप्ट में कुछ कमी भी है ना। ये जो अजम्पशन है ये अप्रोप्रिएट अजम्पशन नहीं है, ये वो बताया भी था, बिकॉज इनकम ना होने के बावजूद भी जो इन्वेस्टमेंट करे ऐसा तो सरकार ही कर सकती है, और जबकि हम मॉडल कौन सा पढ़ रहे हैं, टू सेक्टर मॉडल, वो है किसके लिए, प्राइवेट के लिए। तो ये मतलब एक टाइप से वाहियातपना ही है, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं, हमें अब जैसे बताया जा रहा है बच्चों, मजबूरी हमारी कि हमें वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। बात करते हैं बच्चों किसकी, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की। देखना एक बारी आप, autonomous investment refers to the investment which is not affected by the changes in the level of income। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो किसके चेंज होने से इम्पैक्ट नहीं हो जाती, इनकम कुछ भी हो, ये तो जो है तो है, चेंज नहीं होगी। इट इज नॉट इंड्यूस्ड बाय द प्रॉफिट मोटिव, और बच्चों ये किस मोटिव से नहीं की जाती, प्रॉफिट मोटिव से नहीं की जाती है, ठीक है ना। प्रॉफिट आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, ठीक है ना। इट इज इनकम इन इलास्टिक, ये ध्यान से सुनना, एमसीक्यू डेवलप हो सकता है। इट इज इनकम इन इलास्टिक, 11th क्लास तो पढ़ के आए, मेरे को ये मत बोलना भैया आगे पढ़ाओ, ठीक है ना। आप ऐसे स्किप नहीं कर सकते, जवाब तो देना पड़ेगा ना आपको। इट इज इनकम इन इलास्टिक, एक एक चैप्टर नहीं, दो दो चैप्टर में इलास्टिसिटी पढ़ के आए आप, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये बोल रहा है कि जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है ना वो इनकम इन इलास्टिक होती है। कोई बच्चा अगर नॉर्मल भी अपने माइंड का यूसेज करे, उसको अप्लाई करे, तो भी आंसर दे देगा वो इसका। बोलो, रेज योर हैंड। ऐसा क्यों बोल रहा कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इनकम इन इलास्टिक होती है, 1 2 3 4 4.5 उठ रहा है ना अभी, 5 हो गया पूरा, दोनों को मिला करके 1। चलो सुजल आप बता। हाँ, उसे हम क्या नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबिलिटी कम है या है ही नहीं, आप बोलो। इनकम इनइलास्टिक है, इनकम इनइलास्टिक का मतलब है कि ये क्या नहीं होगी, स्ट्रेच नहीं होगी, क्या नहीं होगी, स्ट्रेच नहीं होगी। इनकम इनकम में कुछ भी चेंज हो जाए, इसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं है। ये कैसे एक्ट कर रही है, आयरन रोड के जैसा, किसके जैसा, करके देखो इसे। ओ इधर देखो,
ओ ओए ओए अंकल, इधर देख लो, बस 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 बस, सुनो, बस हो गया, बालक मत बिगाड़ो, इधर देख लो। इट्स कर्व, सुनो, कुछ नहीं, मैं समझ गया तुम कहां पे जा रहे हो। इट्स कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। हो गया, आगे देखो, जनरली ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आर मेड बाय द गवर्नमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज। खत्म, दैट्स ऑल। समझा गया आपको? साला कॉन्सेप्ट कुछ और चल रहा है, ये अलग ही माहौल बना रहे अपना। हे भगवान, भलाई का जमाना नहीं है कुछ, मतलब यार एग्जाम्पल के साथ समझाओ ना, तो अलग ही, इनका अलग ही एग्जाम्पल फ्रेम कर रहे हैं। सुनो इधर, बस। इट्स कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अरे वो तो समझा गया आपको त्यागी जी। इट इज इनकम इन इलास्टिक, है तो समझ में आ गया सारे बच्चों को। इट्स कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ये जो कर्व होता है किसका, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू द, पैरेलल टू द, बिकॉज क्या है, बिकॉज क्या है बताओ ना। अभी क्या है कि जब बार बार तुम छेड़ोगे तो अभी क्या करूं बताओ, पढ़ाने दो यार। इट्स कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बिकॉज ए चेंज। अरे तुम देखो ना इधर, ये बच्चों इनकम है, इनकम मान लिया अगर 100 है, तो भी ये कितनी है, सेम है। अगर ये 200 हो गई इनकम, तो भी ये सेम है। अगर ये 300 कितना भी हो जाएगा यार, तो भी फिर ये कितनी रहने वाली है, सेम रहने वाली है। हाँ बोलो ना। अच्छा, जनरली ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आर मेड बाय द गवर्नमेंट। मैंने आपको सबसे शुरू में यही बताया था जब चैप्टर की शुरुआत हुई थी, कि आमतौर पर जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है वो कौन करती है, और वो भी किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चरल। सरकार का काम है रोड बनाना, सरकार का काम है स्कूल्स बनाना, कॉलेजेस बनाना, डैम्स बनाना, पावर प्लांट बनाना, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, पोर्ट बनाना, है ना। प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा सरकार को इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, वो बात की बात है, लेकिन सरकार को ये काम करने ही है ना। और मजे की बात ये देखो कि इनकंसिस्टेंसी यहाँ पे क्या है, कि करती तो इसे कौन है, सरकार, लेकिन पढ़म किस में रहे इसको, प्राइवेट सेक्टर वाले मॉडल में, यानी कि 2 सेक्टर मॉडल में। तो ये दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है ना, कोई बात नहीं, दिक्कत है तो एज इट इज हमें देख लेंगे इसको। नेक्स्ट है बच्चों, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या है। कुछ नहीं है यार, बता दो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है। ये सख्त है कि पिघल जाती है, ये पिघल जाती है ना। जैसे इनकम क्या होगी, चेंज होएगी, तो ये भी क्या हो जाएगी। चलो आप बता दो आमतौर पर क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी। तो इसका जो ग्राफ होता है, इसका जो कर्व होता है, वो अपवर्ड स्लोप्ड होगा या डाउनवर्ड स्लोप्ड होगा। अपवर्ड स्लोप्ड वाले कर्व क्या बोलते हैं, कि दोनों चीज के बीच में, दो वेरिएबल के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा, यानी कि इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो इन्वेस्टमेंट भी घटेगी, ठीक है ना। देख लो यहाँ पे, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट। चैप्टर का नाम क्या था। अरे भैया तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, इन्वेस्टमेंट चल रही है, कह रहे चैप्टर का नाम क्या था। हाय ए, कुछ भी मत बोलो, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ पहले, चैप्टर का नाम क्या था। एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, एडी के बारे में पढ़ा हमने। वो जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो कौन कौन पढ़े, एएस, वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट पढ़ा, क्या पढ़ा, इन्वेस्टमेंट पढ़ा, और उसके साथ में जो कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे प्रोपेंसिटी वगैरह जो है वो हमने पढ़ी, ठीक है ना। इसलिए पूछ रहा हूँ। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट, ये वो इन्वेस्टमेंट है विच इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द लेवल ऑफ, जो किससे अफेक्ट हो जाती है, इट इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन इनकम एंड वाइस वर्सा। हाँ जी, सही है ना। आगे, इट इज इंड्यूस्ड बाय द प्रॉफिट मोटिव, इसको हम करते क्यों है बच्चों, अगर मेरे को प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो मैं ये इन्वेस्टमेंट कम करूंगा कि ज्यादा, और प्रॉफिट आएगा नहीं तो, बिल्कुल। इट इज इनकम इलास्टिक, ये क्या होती है, बस हो गया डिस्कशन इस पे, और नहीं करना आगे। नहीं तो समझ तो आ गया होगा ना आपको, भैया ये तो इतना समझ में आया, इससे ज्यादा कोई समझ में नहीं आएगा। आगे सुनो, द स्लोप ऑफ, बच्चों मेरे को मेरे बारे में कोई जनरलाइजेशन मत बनाना, ये कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ कभी मेरे बारे में कोई जनरलाइजेशन बनाओ आप। मैंने मैंने कुछ बोला, मेरे चेहरे से देखता है कितना मासूम लगता हूँ।
छेड़ो मत ओए, इधर देखो। द स्लोप ऑफ इन, बताओ यार क्या जमाना है, टीचर को छेड़ रहे। तेरी गलतफहमी दूर कर दूंगा मैं। द स्लोप ऑफ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू, इसका मतलब क्या है? अपवर्ड स्लोप का मतलब क्या है कि इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी एंड वाइस वर्सा। डायग्राम उसका ये, कोई शक तो नहीं है? आगे नेक्स्ट बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम कितना रह गया अभी? रुको अभी, हाँ अभी तो बहुत। सुनो अभी, ध्यान से सुनना। ओए बच्चों, 20 मिनट बिल्कुल चुप हो जाओ। हाँ, 20 मिनट में ए चैप्टर खत्म, रुक जा। 20 मिनट के अंदर अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके माइंड में फिट कर दूंगा मैं, है ना। बस वो चिप है ना, वो इंस्टॉल कर दूंगा आपके माइंड में, भी देखते जाना। वो जो जो चिप अभी तुमने लगाई थी ना, उसे निकालो, ये इंस्टॉल कर रहा हूँ। सुनो इधर, ध्यान से सुनो बच्चों। टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिनसे इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है? अफेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? चलो, आप में से ना एक बच्चा मेरे पास आया और वो बच्चा बोला कि भैया मेरे पास ना एक प्रोजेक्ट है। क्या है? प्रोजेक्ट है। और ठीक है यार, आपको ऐसा दिखता है हमें कि थोड़ी बहुत नॉलेज है आपको, ठीक है ना। तो आप अगर हमारे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो शायद हमारी कंपनी कुछ क्या कर जाएगी, ग्रो कर जाएगी। क्या कर जाएगी? ग्रो कर जाएगी। ठीक ठाक तुम्हें ऐसा लगता है कि नॉलेज है, ठीक है। चलो, मैंने आपसे ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपसे कुछ डेटा मांगा। क्या मैं ऐसे मुंह उठा करके इन्वेस्टमेंट कर दूं क्या? मैंने आपसे कुछ डेटा मांगना चाहिए। हाँ, मैंने बोला बेटा कितना पैसे लगेगा? आपने बोला जी 10 लाख रुपए लगेंगे। कितने लगेंगे? कैश आउटफ्लो कितना होगा? कैश आउटफ्लो होगा 10 लाख रुपीज का। कितना होगा? 10 लाख रुपीज का, ठीक है। अच्छा, मैंने बोला कि रिटर्न का क्या सीन है, कैसे कैसे रिटर्न आएगी? बिकॉज अपन लोग तो मनी माइंडेड है, विटामिन एम के बगैर आगे चलते ही नहीं है, ठीक है ना। तो बिकॉज, और वो जरूरी भी है बच्चों, बिकॉज कॉमर्स के स्टूडेंट है ना। तो हर एक, और वैसे भी कर ही क्या रहे हैं हम, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, इन्वेस्टमेंट होती ही क्यों है? रिटर्न को जनरेट करने के लिए। क्यों कृष्णा? अपन लोग मनी माइंडेड है कि नहीं है? बिल्कुल है भैया, है ना। बिना पैसे के तो बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, सुनो ना अभी, ए कैश आउटफ्लो 10 लाख का होगा। मैंने बोला रिटर्न का क्या सीन है? आपने बोला नमन भैया रिटर्न मिलेगी अपन लोगों को कितना, 1 लाख रुपए साल की। कितनी मिलेगी? 1 लाख रुपए साल की। चलो मैं लिख लेता हूँ रिटर्न, कितना आएगा? 1 लाख पर एनम, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि मेरी इस इन्वेस्टमेंट पे मेरे को कितना परसेंट रिटर्न मिल रही है, तो आप मेरे को बता सकते हो कितना परसेंट? सारे बच्चों की आवाज नहीं आ रही है, समझा कि आपको? बस मेरे को ये बता दो कैसे निकाला आपने परसेंटेज ऑफ रिटर्न, कैसे निकाली आपने? वेरी गुड, बोलो। 10 लाख बटे, बोल दो। 10 लाख गुना 100, और तो ये 10% है, तो 10 लाख आ गया। अरे नलायको, और ये कहते हैं हमें बारीकी कैलकुलेशन करते हैं। 10 लाख बटे 1 लाख करेंगे, 1 लाख बटे, मैं कहाँ सुनता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 2 1 2 1 2 3 4 5। थोड़ा भी चेंज हुआ ना, कुछ और हो जाएगा। कितना परसेंट रिटर्न आएगा?
मैंने मैंने बोला ना बच्चों आपको, अपन लोग तो मनी माइंडेड है, ठीक है ना। तो हम ये देखेंगे कि ज्यादा लोड नहीं लेने का दिमाग पे, ठीक है ना। अपना पैसा नहीं लगाना हमने। किसका पैसा नहीं लगाना? अपना पैसा नहीं लगाना। ऐसा एज्यूम कर लो हमारे पास पैसा है ही नहीं है ना, और अगर होगा भी तो हम लगाएंगे नहीं। हम तो बेटा बाहर की बाहर पैसा कमाने वाले हैं, दलाल नहीं है। कभी सोचो, कभी सोचो दलाल। सुनो ना, अरे क्या है कि हम जाएंगे बेटा, सुनो, सुन लो, हम जाएंगे किसके पास? बैंक के पास। किसके पास जाएंगे? और वो बैंक के पास जाएंगे, वो वहां पे बैठी होगी आंटी, बैठी होगी, हम बोलेंगे आंटी 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 हमें दे दो। आंटी आंटी हमें लोन दे दो। क्या दे दो? लोन दे दो। आंटी ने कहा, कैसी बात कर रहे हो, मिल जाएगा, ठीक है ना। हमने बोला आंटी क्या भाव मिलेगा, मतलब क्या रेट मिलेगा, इंटरेस्ट। ठीक है, रुको अभी सबको मिलेगा। तो हमने बोला आंटी, है ना, क्या भाव मिलेगा लोन, मतलब कितने रेट मिलेगा। आंटी ने बोला 12% के रेट पे आपको क्या मिलेगा, लोन मिलेगा। कितने परसेंट पे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं बच्चों, यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई साहब ऐसा काम कर लो जो हमें यहीं पे समरसेबल रखवाना पड़े। क्यों बचा रहे हो यार हमारे 40,000 रुपए बिना फालतू में? मत करो ऐसा। रेट ऑफ आधो को समझा नहीं, घर पे जाके समझेगा होंगे कि हुआ क्या था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 12%। ए बच्चों, सवाल ये है, सवाल यहाँ मत बोल, सवाल ये है कि मेरे को आपको क्या बोलना चाहिए कि हाँ मैं आपके प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करूंगा या नहीं करूंगा। रेज योर हैंड, डिस्क्लोज मत करना। डिसीजन लेना है आपको, डिसीजन, ठीक है ना। आप ये बताओ मेरे को आपको क्या बोलना चाहिए, जो मुंह उठा करके आप आए थे ना, मन में हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दो। मेरे को हाँ बोलना चाहिए कि ना बोलना चाहिए? रेज योर हैंड। चलो, ये जो मनी माइंडेड लोग हैं तो बता ही देंगे, और आज बताएगी तेजस्विनी। मना करना चाहिए, देख लो। क्यों त्यागी जी? हाँ। हाथ उठा करके ये सही खेल गया भाई। यार एक बार दोबारा बता दो, रिटर्न कितना आएगा हमें? 10% आएगा। और मैं बैंक से अगर लोन लूंगा तो मेरे को इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 12%। ये बताओ मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। जैन साहब क्यों नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए? बोल दो यार, देखो, जैनियों का नाम मत डुबो देना, बोल दे, है ना, इज्जत का सवाल है। वेरी गुड। वो बोल रहे पैसा कोई ना डुबाना। आयुष कुमार उसकी बात को क्लैरिफाई कर दे, वो क्या कहना चाहता है। कह रहे जब दे के आएंगे तो कितना परसेंट दे के आएंगे? 12%। और जब मिलेगा तो माथे पे कैपिटल सी कोई लिखा है कि 12% दे करके आएंगे, और जब मिलने की बात 10% मिलेगा। ए बेटा 2%, क्यों खुशी, घर से देना पड़ जाएगा ना 2%। हाँ बोलो ना। और ये हमें देना अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? हम मैंने बोला ऐसे कोई ना बोलते भाई। सुनो, अभी हुआ यूं, हम चल दिए वहां से, बैंक से आंटी से पूछा ना हमने, हम चल दिए वहां से। आंटी बोली अरे नाराज काहे हो रहे हो आप, बैठ के बातचीत कर लेते हैं ना, ठीक है ना। तुम तो नाराज होके चल दिए यार, ठीक है ना। आओ चलो कैबिन में आते हैं, बातचीत करते हैं। अबे हंस कर रहे हो, मतलब बुलाती है मगर जाने का क्या। भाई डील दे रही है, डील। सुनो ना अभी, तो क्या बोले भाई, कुछ भी बंद बोल। सुनो, तो अभी क्या हुआ, बोला तुम तो नाराज हो रहे हो यार, जा रहे हो, अभी है ना बैठ के बातचीत कर लेते हैं। हमने बोला चलो ठीक है आते हैं।
हमने बोला कि बताओ सीधा सीधा, मतलब गोल गोल मत घुमाओ बातों को, ये बताओ सीधा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा। बोले वैसे तो चलो औरों से तो छोड़ो आप आपसे तो क्या ही कमाना आपसे, ठीक है ना, फाइनल करो, ठीक है ना, कुछ इधर उधर की बातें छोड़ो, सारी 8% पे नक्की डील डन, 8% पे लोन दे देंगे, ठीक है ना। एक बार ए सुनो, अभी मेरे को आपको क्या बताना चाहिए, फोन करके क्या बताना चाहिए मेरे को, आपको मेरे को क्या बोलना चाहिए आपको, इन्वेस्टमेंट करने का कि नहीं करने का, बाय करने का, बिकॉज आएगा कितना, आएगा कितना 10%, जाएगा कितना, बाहर के बाहर कितना बच जाएगा 2%। बात समझ में आ रही है, आंटी भी खुश, हम भी खुश, तुम भी खुश, जिंदगी में और क्या चाहिए। हाँ बोलो, सब कुछ तो मिल चुका है लोन भी मिल गया, रिटर्न भी आ गई, सब कुछ तो मिल गया। तुम्हें इंटरेस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इन्हें इंटरेस्ट है चाय में। अब मुझे नहीं पता तुम कौन सी चाय की बात कर रहे हो। ये तो पूरी स्टोरी बना के बैठा है। क्या यार, ओए मास्टर बिगाड़ोगे क्या तुम, इधर देख लो। अरे वर्मा जी बस। हाँ जी, तो मैं क्या बोल रहा था बच्चों, इस केस में मेरे को इन्वेस्टमेंट लेने का डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए, बिकॉज बाहर के बाहर कितना परसेंट बच जाएगा, 2% बच जाएगा। अब सुनो बच्चों, इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट करना या ना करना किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, रिटर्न के ऊपर और रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। अगर रिटर्न ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर रिटर्न कम है किससे, इंटरेस्ट के रेट से, तो क्या करेंगे हम, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो ये सुनो, और बच्चों ये रिटर्न भी किसके ऊपर डिपेंड करती है कि कितना पैसा आएगा और कितना पैसा जाएगा। इन दो फैक्टर से मैं ये निकालूंगा, ध्यान से सुनना, दो फैक्टर को यूज करके मैं परसेंटेज ऑफ रिटर्न निकालूंगा और फिर परसेंटेज ऑफ रिटर्न को कंपेयर करूंगा किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और देन फाइनली डिसीजन लूंगा कि मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है या। मैं टॉपिक क्या बता रहा था बच्चों आपको, हाँ अभी बता रहा हूं, यहाँ पे देखो ये टॉपिक क्या था, डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट। ऐसे कौन से डिटर्मिनेंट्स है, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिनके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है या। देखना क्या लिखा है बच्चों, बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू कीन्स, किसके अकॉर्डिंग, प्रोफेसर जेएम कीन्स के अकॉर्डिंग, जॉन मेनार्ड कीन्स के अकॉर्डिंग, उन्होंने क्या बोला कि द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ न्यू प्रोजेक्ट, अगर आपको डिसीजन लेना है आज के दिन पे किसमें इन्वेस्ट करने का, नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का, डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। और बच्चों मजे की बात ये टॉपिक थोड़ा चेंज करके हम जब बिजनेस स्टडीज का पार्ट 2 पढ़ रहे होंगे तो वहां पे भी पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, शेयर मार्केट वाले जब चैप्टर पढ़ेंगे हम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू कीन्स द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ न्यू प्रोजेक्ट, कीन्स ने बोला कि अगर आपको इन्वेस्ट नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेना है तो बच्चों वो डिपेंड करता है कितने फैक्टर के ऊपर, दो फैक्टर के ऊपर। पहला है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको हम प्यार से बोलते हैं एमईआई, क्या बोलते हैं, एमईआई, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा दूसरे वाले में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने अभी आपको एग्जांपल देके समझाया। बच्चों आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि नमन भैया पहले वाली क्या बला है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। बच्चों कुछ नहीं है, ये रिटर्न की परसेंटेज है, किसकी परसेंटेज है, और नाम से डिफाइंड है। जैसे मैंने वहां पे बोला कि वो रिटर्न कितना आ रहा है, आपने कैसे निकाला रिटर्न, भाई 10 लाख रुपए लगा करके 1 लाख रुपए आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 1 लाख रुपए आ रहे हैं, तो कितना परसेंट कमा रहे हैं, 10%। अब ध्यान से सुनो बच्चों, मान लिया 10 लाख रुपए लगा करके, 10 लाख रुपए लगा करके बच्चों हमें 1,50,000 रुपए हम कमाएंगे उससे साल में, कितना कमाएंगे, लेकिन वो 1,50,000 को कमाने के लिए अपने को बच्चों 20,000 रुपए का खर्चा भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, खर्चा। जैसे लेट सपोज बच्चों हमने 10 लाख रुपए की कोई मशीन लगाई,
और उस मशीन से हम क्या करेंगे 1,50,000 रुपए कमाएंगे साल में, लेकिन पूरे साल भर में मशीनरी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराना पड़ेगा 20,000 रुपए का। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 10 लाख रुपए लगा करके नेट आपने कितना कमाया? नेट नेट 1,30, यानी कि कमाए तो कितना 1,50, लेकिन 1,50 को कमाने के लिए 20,000 का खर्चा करना पड़ेगा अपने पास से, तो नेट नेट कितने कमाओगे? अभी बताओ कि नेट आपने कितना परसेंट कमाया? 13%। बात समझ में आ रही है? अच्छा बच्चों, जिसको मैं रिटर्न बोल रहा हूँ उसी को इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये सुनो, इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। क्या होता है बच्चों? क्या मैं जो मेरे को आप मेरे पास आप प्रोजेक्ट लेकर के आए, ये मेरे लिए एक एडिशनल प्रोजेक्ट है या नहीं है? एक न्यू प्रोजेक्ट है या नहीं है? मैं कुछ और भी काम कर ही रहा हूँ ना। हाँ बोलो, ये बिल्कुल ऑल टुगेदर एक क्या है? ये वो है, लेट सपोज वो अभी हमने कोई स्ट्रक्चर बनाई थी ना, वो टी शर्ट वाला कोई तो काम करना है, लेट सपोज ऐसा, ठीक है ना? हाँ बोलो। वो इसके पास देख रहा है, इसे बाद में बता देना कि वो टी शर्ट वाला कॉन्सेप्ट क्या है। सुनो इधर से भाई चुटकुले मत छोड़, इधर से यार। सुनो, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। मार्जिनल का मतलब होता है, मेरे को तो बताने की जरूरत भी नहीं है यार, एडिशनल। क्या? और एफिशिएंसी मतलब वो कितना जनरेट करेगी, है ना? कितना एफिशिएंट है वो, कितना अपने को कमा के देगी। ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब ये जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, ये मेरे को मार्जिनली यानी कि एडिशनल कितना जनरेट करके दे। मैं जो काम कर रहा हूं, लेकिन ये मेरे लिए नया प्रोजेक्ट है। ये नया प्रोजेक्ट मेरे को कितना कमा के देगा? 10% कमा के देगा, 13% कमा के देगा। कितना? अभी के वाले एग्जांपल में जो लास्ट वाला हमने एग्जांपल कोट किया है, उसमें 13% कमा के देगा। नेट कितना कमा के देगा? इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ। कुछ नहीं है, आप अकाउंट्स में जैसे अभी करोगे ना, वो एक रेशियो वाला चैप्टर करोगे आप, अकाउंटिंग रेशियो वाला चैप्टर पढ़ा के आपने, जीपी रेशियो एनपी रेशियो निकालते हो ना आप। अरे कुछ नहीं है, ये बिल्कुल बच्चों वैसा है कि आपके 500 में से कितने नंबर आए? 450 नंबर आए, तो उसकी परसेंटेज निकालती है, बिल्कुल वैसा ही तो है। 10 लाख रुपए लगा करके नेट नेट हमने 1,30,000 रुपए कमाए, तो कितना परसेंट कमाया? 13%। इसी को बोलते हैं क्या? बोलो ना, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब बच्चों ये जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इसको इसको भी हम ना, इसके लिए भी इसको फाइंड आउट करने के लिए दो फैक्टर लगते हैं, जैसे मैंने वहां पे बताया था आपको। दो फैक्टर क्या लगते हैं? एक तो कैश आउटफ्लो और एक वो जो रिटर्न आ रही थी, ठीक है ना? फिर हम दोनों को यूज करके हमने परसेंटेज बनाया था। क्या बनाया था? यहाँ पे भी बच्चों दो फैक्टर होते हैं, देखो सामने लिखे हुए हैं, एक सप्लाई प्राइस और एक प्रोस्पेक्टिव यील्ड। नाम चेंज है, कॉन्सेप्ट वही है। सप्लाई प्राइस का क्या है? सप्लाई प्राइस, सप्लाई प्राइस, सप्लाई प्राइस, यानी कि जो कैश आउटफ्लो होगा इनिशियली, उसे बोल रहे सप्लाई प्राइस। और प्रोस्पेक्टिव यील्ड, यील्ड का मतलब होता है जनरेशन, मतलब जनरेशन या जनरेट कितना हुआ। प्रोस्पेक्टिव क्यों बोल रहे? प्रोस्पेक्टिव जो हो मतलब एक चीज तो होती है कि जो हो चुकी है, एक होगा कि जो होगा। मैं इन्वेस्टमेंट कर चुका हूं या करूंगा, तो रिटर्न आ चुकी है या आएगी? तो जो चीज आएगी मतलब जो चीज होगी अभी हुई नहीं है, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव। क्या बोलते हैं? मतलब प्रोस्पेक्टिव, यहाँ पे जो लिखा है प्रोस्पेक्टिव यील्ड, यानी कि प्रोस्पेक्टिवली आने वाले टाइम में मेरे को कितना जनरेट होकर के मिलेगा, इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव यील्ड। क्या बोलते हैं? और बच्चों मेरे को अगर एमईआई निकालनी हो, क्या निकालनी हो, तो मैं ऐसे ही तो करूंगा ना, प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन सप्लाई प्राइस इनटू 100, ऐसे करके मैं क्या निकाल लूंगा? एमईआई। क्या निकाल लूंगा? एमईआई। और ये एमईआई को किससे कंपेयर करूंगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अगर एमईआई क्या है? ज्यादा है, किससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो इन्वेस्टमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? और अगर एमईआई कम है, किससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो इन्वेस्टमेंट। मुझे बताओ, ये बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपको समझाया। हाँ बोलो ना, कोई डाउट तो नहीं है आपको? इसका टेक्स्ट आज ही पढ़ना है क्या? चलो मैंने कॉन्सेप्ट तो समझा दिया, इसका टेक्स्ट हम कल पढ़ लेंगे, जो भी आपके डाउट्स वगैरह रहेंगे वो कल कवर कर लेंगे, ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज इतना ही, बाकी कल देखेंगे।